हेलो एनिमे लवर्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब चंगा सी। वेलकम टू वाइकिंग एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। मैं मानता हूँ कि डॉक्टर स्टोन के एपिसोड वाकई में काफी पेंडिंग चल रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास फोन रहता नहीं है ना। सिर्फ रात को ही जितना फोन मिल सकता है मैं उतने में काम निपटाता हूँ। खैर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि धीरे धीरे से लेकिन सारे पेंडिंग एपिसोड में कवर कर दूंगा। और आज की वीडियो में मैं डॉक्टर स्टोन फाइनल मून आर्क के एपिसोड 5 और 6 को कवर करने वाला हूँ। तो इन एपिसोड में आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि भैया यहाँ एक कंप्यूटर बन रहा है, तो मजा तो आएगा ही। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। और अब इसकी शुरुआत करते हैं। इधर साई बता रहा होता है कि हमें डाटा सेव करने के लिए एक मेमोरी बनानी होगी, जो कि कंप्यूटर की एक बहुत ही बड़ी बारीकी है। हालांकि सैन को बताया है कि हम मेमोरी मैग्नेट से बना सकते हैं, वो भी बड़े आराम से, जिसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट वो क्वांटिटी में भेज देता है, जो कि काफी लंबा चौड़ा होता है। खैर, इधर इनका मैग्नेट प्रोसेस चल ही रहा होता है। इधर ओक्यू भी बताता है कि हम एक मेटल रिंग को अगर एक मेटल वायर से करंट पास करेंगे तो एक हमें मैग्नेट बन जाता है, लेकिन अगर हम करंट को दूसरी तरफ से फ्लो करते हैं तो उसमें नॉर्थ या साउथ साइड में 0 या फिर 1 स्टोर हो, हमें इसका पता चलता है। हालांकि ये काफी जाहिर सा लग रहा है, लेकिन हालांकि मैग्मा कहता भी है कि अगर 0 और 1 को तो मैं ऐसे याद कर सकता हूँ, तो उसके लिए इतना तामझाम क्यों। लेकिन मैग्मा भूल गया कि भाई साइंस ऐसी ही जाहिर सी चीजों से काम करता है। खैर, इधर यूजुरी है एक बड़ा ही आड़ा तिरछा सा प्रोजेक्ट बना करके दिखाती है। वो बताती है कि अगर हम कॉलम 3 और कॉलम 2 से करंट पास करते हैं तो एक मैग्नेट पर ज्यादा करंट प्रेशर होगा। तो क्रोम भी बताता है, तो मैं आप समझा, इसका मतलब जिस मैग्नेट पर ज्यादा करंट होगा उसी पे हम नॉर्थ या फिर साउथ को सेव करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल सही होता है। और अब इन्हें और भी छोटे मैग्नेट से एक वो चैनल बनाना था। खैर, इस बारे में लूना के आशिक बॉडीगार्ड पूछते भी हैं, तो हमें ये 2 लाख ही बनाने हैं ना। हालांकि लूना डरते हुए बड़ी बहादुरी से कहती है कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मैं तो बड़े आराम से कर सकती हूँ। हालांकि यूजुरी बताती है कि 2 लाख तो हमें डोनट्स बनाने थे, हमें मैग्नेट्स बनानी है 3 करोड़। भाई सुन के मुझे डर लग गया, इनकी तो हालत खराब हो गई होगी। खैर, इनका यहाँ पे मेहनत वाला प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। यहाँ पे काफी बारीकी से इनका काम चल ही रहा होता है। तभी ओक्यू बताता है कि अब हमें एक डिस्प्ले चाहिए जिसमें हम नंबर्स को देख सकेंगे, जिन्हें पिक्सी ट्यूब्स कहते हैं। गैस ट्यूब में बसे इन तारों में हम करंट को पास करेंगे, जिससे ये जगमगा उठेंगे, जिस काम को जोएल ही करता है, क्योंकि भाई वो वॉच मैकेनिक है। तभी हम इधर सेनको की टोली को देखते हैं, जो कि अब इंडिया से रवाना हो रहे थे। बोलो तो इंडिया में उन्हें फ्यूल भी मिल गया था। और उधर गेन का एक शो शुरू हो जाता है, जिसका नाम रहता है मैथ ओलंपिक। यहाँ इनके कंटेस्टेंट है सेनको, क्रोम और साई, और कौन सिटी से मैग्मा। हालांकि गिनरो कहता भी कि मैग्मा को कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं आती, उसे ही क्यों चुना गया है। तभी डॉक्टर जानो भी कहते हैं कि अगर उसे कैलकुलेशन आती ही नहीं है तो कंप्यूटर का पहला टेस्ट करे तो सबसे बढ़िया वही होगा ना। तो इधर यहाँ गैन इन्हें काफी लंबा चौड़ा सवाल देता है, जो कि मैथ का ही रहता है, जाहिर सी बात है। तो इधर ये लोग तो खैर माइंड में ही सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैग्मा डरते डराते कंप्यूटर पे उस सवाल को बोलो तो अपलोड करता है, और उसका जवाब जो आता है उसे कौन सिटी में फॉरवर्ड किया जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैग्मा तो उसका जवाब खुद से दे नहीं सकता था, समझ ही नहीं सकता कि वो सही है नहीं। तो वो बताते हैं कि हाँ, ये जवाब बिल्कुल सही है। मतलब इनका कंप्यूटर का प्रोजेक्ट अभी तो बिल्कुल सफल है। खैर, इस सबके यहाँ पे सेलिब्रेशन भी कर रहे होते हैं। हालांकि यूजुअली कहती है कि इस कंप्यूटर में हमारे सिर्फ कुछ ही 1000 मैग्नेट्स इस्तेमाल में हुए हैं, यानी कि इनका फाइनल प्रोजेक्ट और भी बड़ा होने वाला है। और अब यहाँ पे सेनको बताता है कि जेनो की टीम रॉकेट इंजन पे काम करेगी, और वहीं कौन सिटी कंप्यूटर पे काम करेगी, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे रॉकेट की बॉडी बनाने में काम करेंगे। माना कि हमें स्पेस में जाना है, लेकिन लोहा काफी भारी होता है, इसलिए हमें एल्यूमिनियम चाहिए, जो कि काफी हल्का होता है। और इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस एरिया में काफी सारा बॉक्साइड होता है, जिससे हम एल्यूमिनियम बनाएंगे। और ये इधर ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही है, तो क्रोम को लगता है कि हाँ, यहाँ पे बॉक्साइड ढूंढना थोड़ा तो मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए उसने चेल्सी से कॉम्पिटिशन लगा दिया कि देखते हैं कौन ज्यादा बॉक्साइड ढूंढेगा। हालांकि चेल्सी कहती है कि हाँ, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है बॉक्साइड ढूंढने की, क्योंकि जमीन ही बॉक्साइड है। बोलो तो यहाँ पे क्रोम का कड़िया। खैर, यहाँ पे इनकी अच्छी खासी खुदाई बोलो तो माइनिंग शुरू हो जाती है। तभी र्यूसुई कहता है कि मुझे अभी एक बड़ी सी माइनिंग मशीन चाहिए। वो बताता है कि नानामी कांग्लोमेरेट के पास एक थी, जिसे मैंने चलाया भी था। यार मुझे काफी मजा आता है भाई, जब बंदा बहुत लालची है, बहुत ही मैं सच कह रहा हूँ। खैर, हालांकि सेनको अभी उसे बनाने वाला नहीं था। वो कहता है कि अगर हमने यहाँ इतने सारे लोगों को जगाया तो हमारे लिए तो खाने की कमी पड़ जाएगी, और साथ ही साथ हमारे पास मिरेकल लिक्विड भी ज्यादा है नहीं। लेकिन सेनको कहता है कि तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम्हें क्या लगता है हमने कौन सिटी में इतने सारे लोगों को क्यों जगाया? और तभी यहाँ ओक्यो और उसकी टोली काफी सारा कॉर्न लेकर आ जाते हैं। बोलो तो उनका काम ही यही था ना। खैर, इधर फ्रांसुआ जो इकलौती कुक है इनकी पूरी टीम की, वो यहाँ पे अच्छा खासा खाना बना रही होती है। और तभी सुइका यू से पूछती है कि ओक्यो को आना था, क्योंकि भाई वो सोनार रेडार है, लेकिन तुम क्यों आ गए, तुम्हारा क्या काम यहाँ पे? हालांकि यो उसे थोड़ी देर तक गौर से देखता है, फिर कहता है तुम तो सुइका हो, तुम तो काफी बड़े हो और काफी क्यूट भी। भाई ये बंदा नहीं मानेगा, ये सड़क पे सुसु करने वाला पुलिस ऑफिसर कतई नहीं मानेगा। खैर, इधर वो बताता है कि हाँ, मुझे आना ही था, मेरे पास काफी सारा पैसा भी है, मैं उस काम से पक भी गया था, और वैसे भी मैं एक बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन मैं पूरी बात नहीं जानता। लेकिन ओक्यो यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ कमाल की चीज लाया है। और हाँ, वो असल में मेड्यूसा रहता है, जो कि अभी बिल्कुल नया बनाया गया था, जो कि वो सेनको को देता है। सेनको से टेस्ट भी करता है, जो कि हाँ काम करता है। तुम्हें क्या लगा काम नहीं करेगा?
हालांकि कैसे की कहते हैं कि मेरी इतनी मेहनतों के बावजूद भी केवल जोएल ही वो बैटरीज बना पाया। हालांकि वो क्यों बताता है कि नहीं, इसमें आपकी बनाई हुई बैटरी लगी हुई है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे जितनी भी हमें मेड्यूसा मिली थी वो असल में खराब थी। मतलब आपकी बैटरी सही थी लेकिन मेड्यूसा ही खराब थी, जबकि ट्रेजर आइलैंड वाली में वही बैटरी बिल्कुल काम करती है भाई। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर तो मेरा भी दिमाग पक गया था ये बात समझ के, लेकिन अब मेरे को समझ में आ चुकी है सब कुछ। हालांकि क्रोम इस बात को और भी क्लियर कर देता है। वो बताता है कि अगर हम किसी की बैटरी इसमें लगाएंगे तो हम इसे हमेशा इस्तेमाल कर पाएंगे। सेनकू कहता है कि हाँ, हमारे पास एक मेड्यूसा है जो कि काम करता है, तो हम मून मिशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि वायमन कब हम पे फिर से मेड्यूसा की बारिश कर दे, लेकिन इस बात को भी हमें नहीं भूलना है कि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं कि हम एक ऐसा रॉकेट बना सके जो हमें वापस भी ला सके। तो वीडियो से कहता है कि इसका यही मतलब है कि चांद पे जाने वाली टीम कभी भी वापस धरती पर नहीं आएगी, जिसके भैया यहाँ पे सबके सब लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी सेनकू कहता है कि हम वायमैन के खिलाफ जीते या फिर हारे, लेकिन एक न एक दिन ऐसा आएगा जब इंसानियत इतनी तरक्की कर लेगी कि चांद पर अपनी मर्जी से आ जा सकेगी। तब तक के लिए चांद पर जाने वाला पायलट, साइंटिस्ट और फाइटर, ये तीनों खुद को पत्थर का बना लेंगे और सदियों तक इंतजार करेंगे अपने बचाए जाने का। और तब तक हम इस मेड्यूसा को यहाँ पे संभाल कर रखेंगे, क्योंकि 21वीं सदी के लोगों के सामने इसका इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। हालांकि रियोसुई कहता है कि सेनकू, तुम इस मेड्यूसा की इतनी फिक्र कर रहे हो, मेरी सेलर की इंस्टिंक्ट कहती है कि ये अमरता का जरिया है ना, इससे मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है। मैंने सही कहा ना? हालांकि सेनकू कहता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है भाई। ये सुन के ओक्यो की भी बिल्कुल फटके रह जाती है। खैर, इधर क्रोम और सुइका सोच रहे होते हैं कि चांद पे जाने वाली टीम कभी वापस नहीं आएगी, ये कितना बुरा होगा ना। हालांकि क्रोम भी सोच रहा होता है चांद पे जाने वाली टीम में साइंटिस्ट पक्का सेनकू ही होगा, क्योंकि जेनो सातिर है, वो खुद के लिए कभी मानेगा ही नहीं। मैं तो नौसिखिया हूँ, मैं इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन मैं हार नहीं मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि एक से हम वन वे रॉकेट बनाए। इस कहानी का अंत अच्छा होना चाहिए, ना कि बुरा। तो ठीक है सुइका, अब हमें कैसा रॉकेट बनाएंगे जो तेज रफ्तार से उस टीम को वापस भी लाएगा? मैंने बड़ी सी बात कह तो दी है, लेकिन मैं रॉकेट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। पता नहीं हम इसे बना पाएंगे या नहीं, लेकिन सुइका, तुमने अकेले ही मिरेकल लिक्विड बना लिया था, क्या पता हम इस रॉकेट को बना ले। और यहाँ पर सुइका और क्रोम यहाँ साई से मैथ सिखाने को कहते हैं। हालांकि साई कहता है कि हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी में कुछ वक्त तक पार्ट टाइम पढ़ाया था, लेकिन तुम लोग पीछे तो नहीं हटोगे भाई? तो पूछ भी किससे रहा है, इनका पीछे हटना कोई भी इरादा नहीं है, तू उन्हें सही से जानता नहीं है शायद से। और तभी इधर यो को ये लोग फिर से परेशान करने लगते हैं, कोई इस यो को छुट्टी दो यार। इधर सेन को बताता है कि हमें इन लाल पत्थरों से एल्यूमिनियम कैसे बनाना है। बोलो तो यहाँ पे एक रोड मैप तैयार करके देता है। हालांकि ज्ञान उस रोड मैप को देखते हुए समझता है कि क्या हमें इसके लिए काफी इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली है। हालांकि सेन को कहता है कि क्यों नहीं लगेगी, तुम्हें पता नहीं है कि एल्यूमिनियम को एक तरीके से एक इलेक्ट्रिसिटी मेटल कहा जाता है। सेनको बताता है कि मिसाल के तौर पर तुम अपोलो रॉकेट को ही ले लो, उसमें इस्तेमाल हुआ एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो कम से कम 300 करोड़ येन था भाई। मतलब सबकी आंखें फिर फटी रह जाती हैं। खैर, इधर यूसुई भी कहता है कि अब इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो हमें केवल पानी से ही मिल सकती है। और तभी सेनको बताता है कि और इसीलिए हम एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट तैयार करने वाले हैं। तुम्हें पता है ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे इतना सारा पानी मिल जाए? हालांकि वो जगह एक लौती है जापान, इनका होम बेस यार। खैर, तभी ये लोग यहाँ से दूसरे शहर के निकल पड़ते हैं जो कि इंडोनेशिया होता है। इंडोनेशिया में यहाँ इन्हें काफी रबड़ मिल जाता है। बोलो तो इनके पास रबर की भी कोई कमी नहीं है। इंडोनेशिया रबर का घर कहा जाता है ना, यहाँ पे काफी रबर होता है। इधर कोहाकू यहाँ इन्हें अपने सफर की दास्तां बता ही रही होती है कि कैसे हमने जापान से अपना सफर शुरू करा था और हमने क्वांटिटी के साथ साथ काफी सारे सुपर एलॉय के शहर बनाते गए और आखिर में हमने इंडोनेशिया में रबर का भी शहर बना लिया। हालांकि तभी सेनको कहता है कि तो अब बढ़िया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अब हमें जापान जाके बस अपने रॉकेट मटेरियल्स को असेंबल करना है, मतलब रॉकेट बनाना शुरू कर देना चाहिए। और उसके लिए हम वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको जगह डालेंगे, यानी क्या उन्हें खुद को पूरी तरीके से झोंकना होगा। हालांकि ये सेनको इस बात को प्यार से भी कह सकता है, लेकिन ये डराने का शौक है ना। लेकिन इधर यूसुई कहता है कि कैसा हो अगर हम उनके लिए कुछ गिफ्ट्स ले जाएं तो। हालांकि सेनको कहता है कि हम शुरू से यही तो कर रहे हैं। चेल्सिया भी कहती है तुम्हारे जैसा दोस्त सबको मिले सेनको, तुम कितने अच्छे हो। लेकिन भाई इसे कोई नहीं जानता है, सेनको बहुत हरामी है, अच्छा तो नहीं है। खैर इधर तभी सेनको बताता है कि हम अभी तक जहाँ भी गए हैं वहाँ का हम फेमस खाना बनाते आ रहे हैं, मतलब हम सबका फेवरेट खाना वहाँ से ले जा रहे हैं। और इधर तभी फ्रांशो कहती है कि जापान का अपना खाना, जो कि सब जानते हैं जापान में चावल कितने खाए जाते हैं। तभी यहाँ पे चावल का खेत देखते हैं जहाँ काफी चावल होते हैं। खैर यहाँ से जितने भी चावल होते हैं उसे तोड़ने लगते हैं, मतलब उनकी कटाई शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी उतना भी चावल नहीं निकलता है। तो इधर सेनको कहता है तो क्यों ना हम यहाँ पे चावल की खेती भी शुरू कर दें। तो यहाँ पे इनकी चावल की खेती भी शुरू हो जाती है, मतलब चावल ही चावल होगा भाई साहब। यहाँ पे क्रोम और सुइका भी अपनी पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे चावल की जमीन, बोलो तो जमीन के लिए मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें सही पढ़ा रहा होता है कि कैसे भैया तुम्हें बोलो तो कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे सब लोग काफी मेहनत से खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं। ज्ञान पूछता है क्या हमें अभी यहाँ पे खुदाई शुरू कर, मतलब हम यहाँ पे अभी खेती कर सकते हैं? हालांकि सेनको कहता है कि अरे हाँ बिल्कुल सब ठीक है, यहाँ पे कभी भी ठंड नहीं पड़ती है क्योंकि हम इक्वेटर के बिल्कुल नजदीक है। यूसुई भी कहता है कि और हम इसलिए यहाँ पे कम से कम साल में 3 बार चावल उगा सकते हैं। लेकिन यूसुई कहता है कि बस हमें
चावल की कटाई के बाद यहाँ पे खाद डालनी होगी ताकि जमीन उपजाऊ हो जाए। इधर ओक्यो यो को बता रहा होता है कि वक्त तुम्हारे हाथ में जो पिंक स्टोन है हमने उसे नाउरो आइलैंड में खोदा था, जो कि काफी अच्छी खाद होती है। यहाँ पे इनके चावल काफी अच्छे से उगते भी हैं, यहाँ पे इनकी कटाई भी अच्छे से हो जाती है, मतलब यहाँ पे इनके चावल भी आपको खोरे होते हैं। यहाँ पे चावल से बढ़िया तोहफा और जापान के लिए क्या ही होगा। वैसे मैंने इस वीडियो में चावल कितने बार बोला इसे गिन के बताना। और तभी यहाँ पे एक चावल खा के वाकई में काफी इमोशनल हो रहे होते हैं भाई। और यहाँ पे सेनको को भी खा पी के यार की भी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। ओक्यो भी यहाँ पे काफी इमोशनल होता है। खैर इधर ये लोग यहाँ से अब जापान के लिए वापस निकल जाते हैं और यहाँ पे आते हुए ये लोग ट्रेजर आइलैंड पे पहले रुकते हैं, यहाँ पे ये सोयूस और उसके बाकी साथियों को भी यहाँ पे जगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ सेनको सोयूस से पूछता है कि आखिर वो काम कहाँ तक पहुंचे जो मैं तुम्हें दिया था। अब वो काम क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। खैर सोयूस कहता है कि हम सब पत्थर के बन गए थे, इसलिए हम ज्यादा आगे काम पहुंचा नहीं पाए और ना ही हमारा मेन बेस से कुछ ज्यादा संपर्क हो पाया। मुझे वहीं की ज्यादा फिक्र है क्योंकि इस वक्त यहाँ पे वो सब लोग अभी भी पत्थर के ही बने हुए हैं, मेन बेस मतलब जापान का बेस। और तभी ये लोग यहाँ से जापान के लिए भी निकल जाते हैं। जापान में पहुंचते ये एक वॉल के पीछे रूरी और उसके बाकी के साथियों की मूर्तियां होती है जिन्हें ये लोग जगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे भाई रूरी कोहाकू को देख के काफी खुश होती है, मतलब यहाँ पे ये क्या चल रहा है भाई, ये कैसे हो सकता है। तभी भाई यहाँ पे क्रोम बोल देता है कि भाई ये दोनों बहनें गोरिल्ला है भाई, जिसका बदला कोहाकू ही लेती है। और सी बात है जब भी मुंह खोला तो पड़ा गोला। अब इधर रूरी जो कि क्रोम से पूछते हैं कि तुम ठीक भी हो या फिर अब तुम मर चुके हो। हालांकि क्रोम कहता है कि रूरी अब मैं तुम्हारी ही उम्र का हो चुका हूँ। हालांकि तभी सेनको कहता है कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने ये दीवार बना ली, वरना यहाँ पे मलबे के और पानी की वजह से तुम लोग कब के टूट चुके होते। लेकिन तभी रूरी कहती है कि इस दीवार के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हमें नहीं पता है किसने बनाई। और तभी यहाँ सुइका यहाँ अपने पुराने पेट्स को देख के, जो कि असल में सहारा और चॉप्स होते हैं भाई, जिन्हें देख के काफी इमोशनल हो जाते हैं, काफी मतलब खेल कूद हो जाती है। हालांकि इसका ये मतलब था कि चौक और सहारा ने यहाँ पे मिलकर इस वॉल को बनाया था ताकि ये लोग सुरक्षित रहे। सुइका कहती भी तो इसका मतलब तुम ही ने अभी तक इन लोगों की हिफाजत करी थी। और तभी वो देखती है कि यहाँ पे इन दोनों का अच्छा खासा बड़ा परिवार है यार। तभी गांव के एक्स मुखिया कहते हैं तुमने तो शायद लोगों को जगा तो दिया है, लेकिन बताओ इतना खाना है हमारे पास। तभी भैया इनका पास तो खाने का तोहफा था ना भाई, चावलों का तोहफा। तो यहाँ पे भैया फ्रंट शॉप फिर कुक कर रही होती है। इस लड़कियों को पता नहीं कितना परेशान करेंगे ये लोग। हालांकि तभी वो बताती है कि एक ऐसा खाना जो कि जापानीज को काफी ज्यादा पसंद होता है, जो कि राइस बॉल के अलावा भी एक खतरनाक चीज है, जो कि यहाँ पे सभी लोगों को काम करते रहने में काफी ताकत दे। और भाई वो चीज है असल में सुशी। यहाँ पे फ्रंट शॉप पूरे एग्रेसिव मोड में सुशी बना रही होती है। खैर यहाँ पे खा पी के सबका पेट बिल्कुल टन हो चुका होता है। और तभी यहाँ पे रूरी बताती है कि यहाँ सेनको ने जाने से पहले हमें एक मिशन दिया था और उस काम को हमने काफी अच्छे से करा भी है। यो भी पूछता है कि ऐसा कौन सा काम है जिसके बारे में सभी जगह बातें हो रही हैं, ट्रेजर आइलैंड पे भी इसी की बातें हो रही हैं। तो बताते हैं कि हाँ उस साइड असल में थोड़ी सी दूर है। अब ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो असल में एक डैम रहता है जिसे देख के काफी हैरान होते हैं सबके सब। तभी ज्ञान कहता है कि पक्का चौक और सगारों को उस वॉल का आइडिया यहीं से मिला होगा। इनको बताता भी कि हमने इसमें बैम्बूस का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए काफी मजबूत होते हैं, क्योंकि एक डैम का काम बस इतना होता है कि वो पानी को धकेले रहे और उससे डहे नहीं। और हम इससे काफी आराम से काफी अच्छी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। और इधर ट्रेजर आइलैंड पे असल में एक रॉकेट लॉन्चिंग साइट बनी हुई होती है, क्योंकि भैया इन सबका एक ही मकसद है, वायरमैन को पकड़ना। इधर अब पूरी दास्तान को यूसुई समझा रहा होता है कि कैसे हमने हर जगह से रॉकेट्स के लिए टुकड़े जमा करे, जिन्हें हम जोड़ के एक बड़ा रॉकेट बनाने वाले हैं। हम यहाँ पे फिर वायरमैन को हराएंगे और खुद को उस पत्थर की कैद से हमेशा के लिए आजाद कर देंगे, ताकि कोई हमें दोबारा पत्थर का ना बना पाए, जिसके लिए हम अब चांद पे जाएंगे। तभी सेनको के आइकॉनिक डायलॉग के साथ ये एपिसोड खत्म होने वाला है। अब आएगा ना मजा। तो अब आपको ये एपिसोड्स कैसे लगे मुझे आप कमेंट में बताइएगा। वीडियोस काफी लेट है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आगे ये कंप्लीट हो जाएगी। सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट पार्ट आप कमेंट में जरूर बता देना। और अगर आपको ये बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद आए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, 100% कॉपीराइट फ्री है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी एनिमे के लिए क्रिएट किया गया है, बस आप अपने डिस्क्रिप्शन में हमारे वाइकिंग एनिमे एक्सप्लेन चैनल को मेंशन कर दीजिए। तो हम किसी और दिन किसी और एनिमे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।